तो ये बताइएगा एजाज चौधरी साहब, एक इंटरनेशनल डिबेट भी है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा तो दिया है कि गजा वाला मामला जो है ये पहला एक नुक्ता है, वहां पे जो आया है एजेंडा आया है, वो बाकी मामलात को भी इसमें लेकर वो आएंगे। तो ये क्या जो एक इंटरनेशनल डिबेट है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा का नेमल बदल हो सकता है, चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा पे भी काफ़ी तनकीद की डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया कुछ अरसे में, इस दौरान भी, आजकल भी वो कर रहे हैं। तो समझते हैं और हकीकतन में यही है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो बिल्कुल ही रिडंडेंट साबित हुआ है। कोई वो अमलन किसी किस्म का जो है वो रिलीफ किसी जगह पे वो नहीं दिला सका किसी भी किस्म के मुतासरा मुल्क को। तो क्या समझते हैं ये जो डिबेट है कि अक़वाम मुत्तहिदा का ये बोर्ड ऑफ पीस जो है मुतबादल हो सकता है, नेमल बदल हो सकता है, आने वाले वक्तों में क्या लग रहा है आपको, ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल नहीं उसका मुतबादल हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा एक कुछ अबदी असूलों पर कायम हुआ है, जहाँ पे सारे मुल्कों को एक दूसरे के इलाकाई इस्तेहकाम की इज्जत करना होती है और बहुत सारे असूल बने हुए हैं। ये यहाँ पे तो एक शख्सी मामला है। सदर ट्रंप जो हैं वो उसके चेयरमैन बने हुए हैं और जो मर्जी वो फैसला कर लें। इसमें बड़ी बड़ी कुव्वतें जैसे चीन इसके अंदर शामिल नहीं है। यहाँ पे अभी बरतानिया ने भी उसका इनकार किया है कि अगर आप रूस को शामिल करेंगे तो हम नहीं आएंगे। ये कैसे उसका नेमुल बदल हो सकता है? ये एक वक्ती किस्म का मामला है और एक उससे ज्यादा इसका कोई किरदार नहीं है। अगर उससे बढ़कर, अगर गजा से बढ़कर वो कोई और फैसला करने की तरफ जाते हैं, जिस तरह कहीं इशारे दिए जा रहे हैं ईरान की तरफ, तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की वगैरह जो है वो अपना वजन उसमें डालेंगे कि जनाब आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं कि आप एक और बरादर इस्लामी मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ें। जिस तरह अभी भी पहले भी बहुत सारे मुल्कों ने उनको रोका था जब ये एहतजाज हो रहे थे, तो अरब मुल्कों ने कहा कि जनाब अगर आप इस तरह ईरान पे हमला करते हैं तो आपके जो अड्डे हैं, अमेरिका के अड्डे हमारे मुल्कों में, वो निशाने पे आ जाएंगे। और अगर ये जो स्टेट ऑफ हरमुज में तेल की तरसील जो है वो खतरे में पड़ जाएगी तो दुनिया के लिए और हमारे लिए मुश्किलात होंगी। तो चुनाचे अमेरिका के पास पसपाई के अलावा कोई खास रास्ता नहीं था। इस वजह से पाकिस्तान वहां पे ये यूएन तो नहीं है, ये एक वक्ती सा मामला है। एक वक्ती सा, एक आपको पता है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप तीन साहब का साल ही उनका एक। टेन्योर रह गया और ये बोर्ड ऑफ पीस भी 3 साल के लिए उन्होंने कहा था कि पहला जो इसका होगा वो 3 साल के लिए होगा। तो दूसरा इसमें सर एक अहम बात ये भी है कि अब ईरान के हवाले से आपने खुद भी जिक्र किया, तो क्या लग रहा है आपको, ईरान के हवाले से भी बयान तो डोनाल्ड ट्रंप के आ रहे हैं कि मैं बातचीत के लिए भी तैयार हूं, लेकिन साथ साथ वो ये वहाँ पे मशरक़ वस्ता में जदीद हथियारों की जो है वो मोबिलाइजेशन के हवाले से भी उनके बयान आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल इमर्ज हो सकती है ईरान को लेकर? फिर से अमेरिका कोई अटैक की तरफ जा सकता है या अब वो मामला फिलहाल टल चुका है फॉर टाइम बिंग? अब इसराइल के लिए इलाके में वाहिद मज़ाहमत तो ईरान की ही रह गई है। जी हाँ। जून की 12 रोज़ा जंग में उन्होंने देखा कि वो ईरानियों ने इसराइल के मिसाइलों का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया था। इस वजह से अब इनको ये है कि किसी ना किसी बहाने से ईरान की मिसाइल कुव्वत जो है उसको तबाह कर दिया जाए। न्यूक्लियर पे तो वो पहले हमला कर चुके हैं, लेकिन ये मिसाइल उसकी, इसीलिए जब ये एहतजाज हुए तो उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा बहाना है। जी हाँ। लेकिन कोई मुतबादल क़यादत नहीं थी। ये कैसी रजीम चेंज करते हैं? वो साबिक शाह के फर्जंद जो आए थे उनकी तो कोई मकबूलियत ही नहीं है वहां पे। जी हाँ। चुनाचे वो बिल्कुल नाकाम हो गए। ईरान की जो हुकूमत है उसने काबू पा लिया उस सबको। 3,000 के करीब जो लोग मरे हैं, जिनको उनका ये कहना है ईरान की हुकूमत का कि जो मोसाद के एजेंट हैं जो भड़का रहे थे वो उन्होंने ही मारा। जी तो हाँ। ऐसे में मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका के लिए आपको ज्यादा चॉइस नहीं रही है। और जो अरब ममालिक में उनके अमेरिका के मफादात हैं वो उनको बहुत ज्यादा जिक पहुंच सकती है। चुनाचे अमेरिका के लिए कोई बहुत अच्छा कदम नहीं होगा कि ईरान के अंदर जो है वो दोबारा हमला करे। और ईरान के लिए अलबत्ता कुछ और मामलात ऐसे हैं जो उनको करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो एहतजाज है ये 1999 से चलता आ रहा है। कभी हर चंद सालों के बाद आता है, जी। क्योंकि इक़्तिसादी हार्डशिप्स बहुत हैं। तो ईरान को कुछ स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करनी होगी। दूसरा, मेरे ख्याल में जिस तरह अब डी डॉलराइजेशन की बहुत बात जोर पकड़ गई है, अभी आपने वो मिस लगार्ड जो एमडी होती थी आईएमएफ की, उन्होंने भी एक जी हाँ। इंटरव्यू में ये बात कही है। तो कल को फिर अगर ईरान अपना तेल युआन में या किसी और तरीके में बेचता है अमेरिका से, अमेरिका की करेंसी से हटकर, तो वो भी उनके लिए थोड़ी राहत ला सकता है। इसलिए ये दुनिया बड़ी तेजी से अभी तब्दील हो रही है। मेरे ख्याल में ईरान अभी भी डटा हुआ है। रजीम चेंज मुझे तो नहीं होती नजर आ रही। और एक और जो अहम मामला आजकल गर्म है डिबेट इंटरनेशनली, वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने ही छेड़ी है, ग्रीनलैंड की। उस पर वो कहते तो हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, उनका नेटो के सरबराह के साथ उनका जो है कुछ समझौता कुछ मामलात पे हुआ है।
कुछ अरेंजमेंट की बात उन्होंने की है वहाँ पे, लेकिन जाहिर है कई बड़े यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इस मामले पे आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, अमरीकी मौक़िफ़ को मानने को तैयार नहीं है। तो क्या समझते हैं ये जो ग्रीनलैंड का मामला है, इस पे डोनाल्ड ट्रंप ले आएंगे यूरोप को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, या एक बड़ी लड़ाई बनेगी ये यूरोप और अमेरिका के दरमियान? मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये जो गैम्बल था ये नहीं चल सका। उन्होंने पहले तो ये डेवॉस में धमकी लगाई कि मैं ताकत का इस्तेमाल करूंगा, फिर खुद ही उससे पीछे हट गए। टैरिफ की बात भी की थी उन्होंने। जी मैं बातचीत का करूंगा और उससे करूंगा। अब यूरोपियंस के अंदर भी एक बहुत बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा है कि अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रांस अटलांटिक अलायंस था, जिस पे सारा आलमी निज़ाम कायम था, वो अब शायद कमज़ोर पड़ गया है। और आप अगर मार्क कार्नी जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उनकी बातें सुने तो उनका ख्याल में ये अब रप्चर आ चुका है, इसके अंदर एक पूरी तरह दरार पड़ चुकी है। चुनाचे वो पहले ही चीन की तरफ जाके चीन को कहते हैं कि आप हमसे खरीदें, हमारा ऑयल एंड गैस खरीदें। उन्होंने अमेरिका को अपना एल्यूमिनियम बेचना बंद कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं जो एल्यूमिनियम वहां से लेती थी, उनके लिए मसाइल हो गए हैं, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो रही हैं। तो चुनाचे यूरोप इस वक्त थोड़ा सा तन गया है इस मामले में। और मुझे ऐसे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अब ग्रीनलैंड को उस तरीके से नहीं ले सकेंगे, सॉवरेनिटी नहीं ले सकेंगे, शायद उसके अड्डे को थोड़ा बढ़ा देंगे। और मार्क रुटे जो हैं, जो सेक्रेटरी जनरल है नेटो के, उन्होंने एक तजवीज़ वहां पे दी है उनको कि आप ऐसा करें कि एक ग्रीनलैंड की बजाय एक कलेक्टिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाएं, जो चाइना और रूस का इन्फ्लुएंस आर्कटिक एरिया में जो है, आर्कटिक जो ऊपर टॉप पे है, तो वो उसकी तवज्जो उस तरफ लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे बेशक आप जो एक कोई डोम बनाना चाहते हैं वो चीजें बना लें, लेकिन सॉवरेनिटी डेनमार्क की रहनी चाहिए। मेरा ख्याल इस तरफ कोई जा रहे हैं, कोई समझौते की तरफ। सही है, बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने प्राइम में कीमती वक्त। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब की, जिनका कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमान हैं उनके हक में भी एक बेहतर फैसला है। प्राइम में